हमारा अहंकार इतना स्थायी कैसे हो गया? पश्चिमी सभ्यता ने दुनिया तो जीत लिया, लेकिन क्या उसने आत्मा को खो दिया? जैसा कि गीता कहती है, असुरम भावम आश्रिता। क्या मानव समाज ने आसुरी प्रवृत्ति में शरण ले ली? उत्तर के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूं तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएं। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अहम की चर्चा की। हमने देखा कि कैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए, एक भौतिक प्रकृति के लिए सेंटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंटर के आसपास ही जो सेंटर को या किसी फिजिकल चीज़ को बनाने वाले जो कण हैं वो एक सेंटर के आसपास ही एकत्र होकर फिर कुछ बना सकते हैं। तो वो प्राकृतिक चीज़ हमने देखी कि वो सेंटर का होना फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर कहीं ये जो सेंटर है, जो प्राकृतिक नेसेसिटी थी फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए या भौतिक सृष्टि के लिए, जो हमें दिखाई दे, जिसे हम महसूस करें, उसके लिए जो सेंटर ज़रूरी था, उसने कहीं तो ये अहम का रूप धारण कर लिया। और ये अहम ही खुद को, ये अहम ही सब कुछ हो गया एक तरह से। वो जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो इंस्टिंक्ट था, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से, उसने कहीं ना कहीं जाकर अहम का रूप लिया और अहम ने खुद को सत्ता दे दी। और अहम ने जब खुद को सत्ता दे दी तो सत्ता को मेंटेन रखने के लिए फिर पूरे विचारों का प्रपंच खड़ा कर दिया। और हमने न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से भी देखा कि कैसे जो इनिशियल इंस्टिंक्ट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, और फिर जो सेल्फ कंसिस्टेंट बिहेवियर है कि जिस तरह का हम वैल्यू सिस्टम रखते हैं उस तरह का एक्शन भी, उसी तरह का एक्शन भी करना चाहता है ब्रेन। तो अब हमने जब सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे दिया तो हमारे सारे एक्शन सेल्फ के अराउंड ही थे। तो अहम को जब हमने सब कुछ माना तो जो भी हमारे कार्य थे वो सेल्फ के अराउंड थे, ईगो के अराउंड थे, या आप उसे अहम कह लें, अहम के ही अराउंड थे। तो अहम के ही अराउंड सब कुछ बना। तो यही वजह है कि अहम को बहुत इम्पोर्टेंस मिल गई। और हमने देखा भी कि हमने जो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रोग्रेस किया है उसको हम थॉट से ही एट्रीब्यूट करते हैं, हम उसे विचार ही मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर डीप जाएं तो हम देखेंगे कि वो विचार तो नहीं हो सकते, क्योंकि विचार तो मैकेनिकल है, वो मेमोरी के बेस पे काम करती है। जो मेरे पुरानी स्मृति है उस बेसिस पे मैं कुछ फ्यूचर का सोचता हूँ कि फ्यूचर में मुझे ऐसे करना है। तो अगर स्मृति नहीं है तो विचारों का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जिस क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं वो ऐसी कोई पुरानी स्मृति से तो नहीं होती, वो बिल्कुल नया होता है। जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी का डेफिनेशन ही वही है जो बिल्कुल ही नया है।
तो वो विचार तो नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो इंट्यूशन है या जो क्रिएटिविटी है, जो इनसाइट है, इन सारी चीज़ों को थॉट से मिक्स कर दिया है या विचारों से मिक्स कर दिया है, और इसी तरह से विचारों ने जड़ता पकड़ ली है, जो कि अपने आप में मैकेनिकल है। अब दोस्तों, ये बात करने के बाद सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि विचारों ने ऐसी जड़ता पकड़ी। तो इस सवाल पे कठोपनिषद का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो शायद इसे ये बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् प्राणान पश्यति नान्तरात्मन। ईश्वर ने इंद्रियों को बाह्य जगत की ओर उन्मुख कर दिया है, इसलिए मनुष्य आत्मा को भीतर नहीं देखता। तो इसका एक फंडामेंटल रीजन जो साइंटिफिकली भी समझ में आता है, जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सब आउटवर्ड हैं। हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, बाहर की चीज़ों को महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं, लेकिन जो खुद के अंदर की चीज़ है उसमें सेंस ऑर्गन्स किसी काम के नहीं आते। तो क्योंकि एक तो बात है जो नेचुरल इवोल्यूशन है वो ऐसा है, तो नेचुरली हम आउटवर्ड हैं। तो क्योंकि सेंस ऑर्गन्स आउटवर्ड काम कर रहे हैं, तो विचारों को भी हम आउटवर्ड देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे अंदर से ही आ रहे हैं। तो एक ये वजह है कि ये परसेप्शन ही लैकिंग है। ये कभी बताया ही नहीं गया विचार को कि वो मैकेनिकल है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां ही बाई नेचर आउटवर्डली हैं, वो बाहर की सृष्टि के तरफ ही उन्मुख है, अंतर्मुखी नहीं है। तो अंतर्मुखी होना है ये कभी बताया ही नहीं गया। अब ये बातें हमने न्यूरोलॉजी के स्तर पे भी काफ़ी की है कि परसेप्शन का अभाव न्यूरोलॉजिकल स्तर पर काम करता है। जब मस्तिष्क में नई जानकारी का अनुभव नहीं होता तो यह पुराने पैटर्न्स पर आधारित होकर कार्य करता है। अतः जब तक विचार को यह नहीं बताया जाता कि वह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है, वह स्वयं को अंतिम सत्य मानता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिट है। हम देखें हैं कि अगर कुछ नया नहीं हो, कुछ नया क्रिएटिव नहीं हो, तो वही पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी और वो रीइंफोर्स होता रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो मॉडर्न एज फिलॉसफी है, जो मटेरियल वर्ल्ड को, सक्सेस को, कंपटीशन को इतना ज़्यादा महत्व देती है, तो हम एक बहुत ही एक ऐसा न्यूरल कनेक्शन बना रहे हैं जिसमें कंपटीशन, मटेरियल, सक्सेस ही सब कुछ है। तो ये समय है इस चीज़ के खतरे को देखने का। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नई चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि हो सकता है 500 साल पहले, मैं तो यही मानता हूँ, जिस धरती से वेद, वेदांत और ऐसे गहरे साहित्य आए, वहाँ पे मटेरियल ही सब कुछ नहीं हो सकता। और हम जानते भी हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि प्राचीन भारत में धन की कोई कमी थी, क्योंकि जो हमारे इतिहासों में भी जो वर्णन मिलता है, अगर हम पुराण पढ़ें तो शायद ही हमें कहीं गरीबी का वर्णन दिखेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हम बड़े ही समृद्ध देश थे। लेकिन फिर भी इस तरह के साहित्य अगर हमारी मिट्टी से, हमारी भारत की मिट्टी से निकल पाए, तो वो तभी हो सकता होगा जब उस समय के समाज ने ये बात समझा कि मटेरियल सब कुछ नहीं है, भौतिक वस्तुएं और भौतिक सृष्टि ही सब कुछ नहीं है। तो शायद ब्रेन का वो न्यूरल कनेक्शन एक्टिव था जो स्वयं का खोज, अध्यात्म की ओर उन्मुख था। इसलिए शायद इस तरह के साहित्य आए। लेकिन समय के दौर में जब अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई, बहुत सारी सभ्यताओं में शायद मटेरियल को सब कुछ मान लिया गया, और इवेंचुअली आज हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस समाज में हैं, ये तो वेस्टर्न सोसाइटी है एक तरह से। हम कहने के लिए अलग अलग देश हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न थॉट है उसने ही पिछले 500,000 सालों से डोमिनेट किया है, उन्होंने रूल भी किया है। तो जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह हावी होगी, और जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक कहने का मतलब बाहरी सृष्टि के हिसाब से साइंटिफिक है, बाहरी चीज़ों की स्टडी करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो अंतर्दृष्टि थी, अपने अंदर देखने की जो न्यूरल कनेक्टिविटी थी, उसकी ज़रूरत कम होती गई। और दोस्तों, न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सिनेप्टिक प्रूनिंग का,
तो ये सिनेप्टिक प्रूनिंग क्या है दोस्तों, जैसे कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ब्रेन उसको अपने आप डीएक्टिवेट करता जाता है। तो अगर आप किसी आपने कभी माली को देखा होगा जो पौधों को बड़ा करता है, तो वो कटिंग करता है उन डालियों की जिसकी ज़रूरत नहीं। तो जिसकी ज़रूरत नहीं उसकी कटिंग जैसे माली करता है, ब्रेन भी वैसे ही करता है। तो अगर कोई ऐसा कनेक्शन जिसकी ज़रूरत नहीं ओवर द एजेस, तो ब्रेन उसको डॉर्मेंट कर देता है या उसे सुषुप्त कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हमें बनाए रखना है। अगर हमने किसी मिथ्या चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी, जैसे अगर हम मटेरियल चीज़, कंपटीशन, सक्सेस, इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, तो जो असली चीज़ जो मैटर करती है, जो अंतर्दृष्टि, जो इंसाइट, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें जो मैटर करती हैं, वो सारे कनेक्शन सिनेप्टिक प्रूनिंग के इस मैकेनिज्म के जरिए ब्रेन डीएक्टिवेट करता रहेगा और वो बल देगा इस तरह की भावनाओं को। मटेरियल के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, और सक्सेस है भी क्या उसका भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं। मिला जुला कर यही कहा जाता है कि आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें सक्सेसफुल कौन है, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे जिनके पास फेम है, जिनके पास पैसा है। सक्सेस का और कोई डेफिनेशन नहीं। तो वो तो पूरी तरह आउटवर्डली है, वो बाह्य है, उसमें आंतरिक तो कुछ है ही नहीं, अंदर से तो कुछ देखा ही नहीं। तो ये जो टेंडेंसी या ये जो प्रकृति स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी इनसाइट की, क्योंकि इनसाइड इज द वे आउट। ये तो कई फिलोसफर्स ने कई बार कहा है कि जब हमारा सेंटर ही अंदर है, अंदर से ही हम सब कुछ देख रहे हैं, तो उस सेंटर की तरफ क्यों ना ध्यान दें। ये लॉजिकल भी है, लेकिन शायद अभी के समाज में, जो वेस्टर्न इम्पोज्ड समाज में जो कहूँगा, उसमें भौतिक को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया कि हमारा जो आध्यात्मिक न्यूरल कनेक्शन था वो काफ़ी वीक हो गया। तो अब जब मुझे भौतिक चीज़ों के पीछे जाना है, तो उसमें जब मैं स्ट्रेस में पड़ता हूँ, जो स्वाभाविक है। अगर मैं किसी काल्पनिक चीज़ के पीछे भागता रहूँगा जो कभी मिल ही नहीं सकती, अगर मैंने एक गोल सेट किया तो फिर वो मिलने के बाद दूसरा गोल ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, क्योंकि अनंत को हम चेस करेंगे तो हम भागते ही रहेंगे। तो और जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, डिज़ायर तो अनंत है। अगर हम डिज़ायर के पीछे भागेंगे, या ये डिज़ायर जो एक थॉट प्रोसेस है, और हम कई बार कह चुके हैं थॉट खुद को मेंटेन रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर हम उसके पीछे भागते रहेंगे तो वो तो अनंत रेस है, और थॉट कभी खुद को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। एक ही तरीका है थॉट को ख़त्म करने का, जो प्रकृति स्वयं कर देती है, जो मृत्यु है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसीलिए थॉट को मृत्यु से बड़ा भय लगता है, और हमें मृत्यु से, हम तो थॉट ही हैं, तो मृत्यु से भय का कारण ही यही है, क्योंकि ये बात पता है कि मृत्यु एक एंडिंग है थॉट के लिए। तो आप देखेंगे जहाँ भी थॉट को एंडिंग का आभास हो, वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा ही विकृत सा भय उत्पन्न कर देता है। तो थॉट कभी खुद को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए थॉट आपको नए नए गोल पोस्ट देता रहेगा, हमें नए नए गोल पोस्ट देता रहेगा, और हम उसके पीछे निरंतर भागते रहेंगे। और जब हमने थॉट द्वारा क्रिएट किए गए गोल पोस्ट को ही सब कुछ मान लिया, तो वहीं पे सारी समस्या शुरू हो जाती है। तो हुआ क्या, अध्यात्म ने ये, या जो हम कहें धर्म ने ये मोड़ कैसे ले लिया, जो अंतर्दृष्टि थी, जो खुद को देखने की जो प्रवृत्ति थी, वो बाहरी कब हो गई। अध्यात्म भी अब वैसा ही हो गया है कि पूजा पाठ, जो बाहरी चीज़ें हैं, आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाकी धर्मों में भी यही चीज़ है। अंतर्दृष्टि वाली बात कहीं ना कहीं तो खोस ही गई है। सब कुछ पाने के लिए है। अध्यात्म भी एक लक्ष्य सा बनता जा रहा है कि हमने ब्रह्म जैसा कुछ क्रिएट कर दिया, थॉट ने ईश्वर जैसा कुछ क्रिएट कर दिया। जैसे थॉट ने मटेरियल चीज़ें क्रिएट की, थॉट ने ईश्वर जैसा भी कुछ क्रिएट किया, और उसके पीछे भी भाग चले। और अभी अगर हम ईमानदारी से देखें तो जो ईश्वर का भी प्रयोग है हम तभी करते हैं, और ईश्वर का प्रयोग हम मटेरियल चीज़ों के लिए ही करते हैं। मुझे सुख चाहिए, मुझे जीवन में शांति चाहिए, तो मैं उपासना करता हूँ, और जो भी पूजा पाठ है वो क्या है, वो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए है। तो ये जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि मटेरियल को और बाहरी चीज़ को, बाहरी भौतिक सृष्टि को सब कुछ मान लेने से जो अंतर्दृष्टि का न्यूरल कनेक्शन था ब्रेन का, वो डॉर्मेंट पड़ गया सिनेप्टिक प्रूनिंग के मैकेनिज्म के जरिए। इसलिए हमारी जो पूरी अध्यात्म की भी समझ है, धर्म की भी समझ है, वो भी बाहरी ओरिएंटेड है। हम जब भी कोई ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमें कुछ मिल गया, हमें कुछ प्राप्त हो गया, और प्राप्त करने जैसा कुछ नहीं है। ये
ये जो बोध है ये अलग अलग ढंग से हमारे वेद वेदांतों में एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन क्योंकि वो न्यूरल कनेक्टिविटी डॉर्मेंट पड़ गई है तो ये चीज़ अब हमारे लिए उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती। और शायद इसीलिए ये जो बेचैनी है इसमें हम हमेशा रहते हैं, और इसी बेचैनी को समझने के लिए, या अगर एक तरीका है इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं कोई भी क्विक फिक्स लगा लूँ, ये बेचैनी क्यों है, तो शायद आपको आपके काम से स्ट्रेस है, शायद आपको आपके फैमिली से स्ट्रेस है, तो चलो आप कुछ हॉबी खोज लो, कुछ और कर लो, जो टेक्निकल जो साइकोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो सब क्विक फिक्सेस हैं, लेकिन वो सब जड़ में जाकर समाधान नहीं कर रहे हैं। जड़ ये है कि अंतर्दृष्टि वाली जो न्यूरल कनेक्शन थी उसको मानव समाज ने डॉर्मेंट कर दिया, उसको बिठा दिया। और मेरा मानना है बहुत हद तक ये जो वेस्टर्न इम्पोज्ड, कई जगह वेस्टर्न थॉट को डायरेक्टली इम्पोज किया गया है और कई जगह उसे इनडायरेक्टली ऐसा इम्पोज किया गया है। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हज़ारों 200 साल तो राज किए। अब वहाँ से जो वेस्टर्न थॉट इम्पोज हुआ, वो अपने को उस समय की जो अंग्रेजी शासन था खुद को सुपीरियर समझता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं जनरेशन्स के ट्रेनिंग के जरिए उसको सुपरस्टिशन का नाम दिया, तरह तरह से उसे कुछ पिछड़ा हुआ सा दिखाया। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई कि जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेदांत हैं, वो तो बहुत ही अनसाइंटिफिक हैं, उसमें तो बस किस्से कहानियां हैं। तो हमारी ट्रेनिंग वैसी बन गई। तो अंतर्दृष्टि वाली जो पूरी बात थी, जो ईस्टर्न सभ्यताओं में, भारतीय सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो इनवर्ड लुकिंग वाली टेंडेंसी भारत से ही कहीं वो पूरे दुनिया से खत्म हो गई, क्योंकि वो वेस्टर्न इम्पोज थॉट पूरी दुनिया में रूल किया। और दोस्तों, अगर हम इतिहास में भी देखें तो जहाँ पे वो सुपीरियॉरिटी की फीलिंग नहीं थी, तो एक्सटर्नल रूल सिर्फ अंग्रेज़ों का नहीं था। मुगल शासन को भी हम एक्सटर्नल रूल कहते हैं कि बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने फिर शासन किया। लेकिन एक जो मूलभूत अंतर है कि जो रेशियल सुपीरियॉरिटी कहते हैं, जिसे जो अंग्रेज़ों में थी उस वक़्त, रेशियल की हम सुपीरियर हैं। जब मुगल शासन जो हमारे में, या जो मुगल इन्वेडर्स थे, वो शायद अपनी टेंडेंसी की वजह से इन्वेड किए, लेकिन ऐसा कोई तर्क मुझे नहीं दिखता शुरुआत में, ऐसा कोई जिक्र मुझे नहीं दिखता है इतिहास में जहाँ ये पता चले कि उन्होंने खुद को रेशियली सुपीरियर समझा भारतीयों से। उन्होंने ज़रूर हम पर राज किया और पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें गलत भी की, लेकिन ये जो रेशियल सुपीरियरिटी वाली चीज़ थी कि मैं आपसे ऊपर हूँ और आपको मेरे अंदर रहना है, आपकी सभ्यता को, वो उस हद तक मेरे हिसाब से शायद उस समय घर नहीं की थी। तो हम इसीलिए देखेंगे कि जो इंटरमिक्सिंग हुई मुगलों के साथ, वो इंटरमिक्सिंग कभी अंग्रेज़ों के साथ नहीं हुई। तो हम कहते हैं कि भारत शायद सोर्स ऑफ उर्दू है। तो हाँ, बहुत सारे अत्याचार भी हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो तुलना करना चाह रहा हूँ अंग्रेज़ी और मुगल शासन के बीच, वो इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि थॉट का ये स्ट्रक्चर स्पष्ट हो। तो हम देखें कि जब मुगलों ने शासन किया तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल फाइट था वो तो चलता ही रहा, लेकिन वो कल्चरल मिक्सिंग भी हुई। वो कल्चरल मिक्सिंग में हम देखेंगे कि शायद सूफीज़म निकला, शायद उर्दू जैसी भाषा निकली, और ऐसे बहुत सारे संत भी निकले। जो अगर हम देखें, जो पूरा भक्ति काल था, जो श्री रामचरितमानस जब लिखा गया, तो भी शायद वो मुगल इन्वेजन या मुगल पीरियड ही था। तो हम देखें तो जो भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति ने कहीं ना कहीं खुद को बचा कर रखा मुगलों के समय में। और जब मुगल थे तो कहीं ना कहीं आम हिंदुओं में वो इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग शायद नहीं थी, कहीं वो वर्णन मुझे नहीं मिलता। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने शासन किया, और जो अंग्रेज़ों के 200 साल थे, उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक आम हिंदू में वो इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग पहले तो शुरू में थी, और अब वो सब कॉन्शियस लेवल पे आ गई है। हमारे
हमारे बोन्स का हिस्सा बन गई है। वो इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग, हमें नेचुरली कुछ भी वेस्टर्न बहुत अच्छा लगता है, हम उनके जैसा होना चाहते हैं, लेकिन मुगलों के साथ मैंने ये नहीं देखा कि एक आम हिंदू उनके जैसा होना चाहता था। जो उनके जैसा होना चाहता था वो हो गया, जो नहीं होना चाहता था वो वैसा ही रहा। तो ये जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसीलिए लाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से आज वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये समझना ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड वो क्रिएट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड, वो दुनिया भौतिक समृद्धि की हो सकती है, लेकिन उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। जहाँ तक हमारी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं वहाँ तक वो ठीक है, लेकिन उसके बाहर अगर उसी चीज़ को दुनिया बना दिया जाए, आपको कुछ पाने के लिए रेस में भागते रहना है और क्या पाना है आपको वो पता नहीं। इस तरह की जो फिलॉसफी है जो हम शायद बच्चों में भी डालते हैं, हम बच्चों में भी वो कंपटीशन वाली फीलिंग लाते हैं। जैसे कि मैं जो भी पुराण पढ़ता हूँ उसमें कहीं मुझे ये नहीं दिखता कि बच्चों को रेस लगाया जा रहा है और एक बच्चा फर्स्ट आ गया उसे प्राइज दिया जा रहा है। जो अगर हम कुछ जो पार्ट हैं गुरुकुलों के, जैसे जो ऋषि द्रोणाचार्य का जो ट्रेनिंग था, उसमें कहीं मुझे ऐसा, हाँ प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन उसमें कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा कि भाई तुम फर्स्ट हो गए तुम पीछे रह गए। और अर्जुन और एकलव्य का तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। गुरु जिसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे थे, उसको एक चैलेंज करने वाला एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया जिसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। तो हमारे पुराने में तो मुझे ऐसे संदर्भ मिलते हैं, लेकिन आज की अगर हम शिक्षा प्रणाली देखें या एजुकेशन देखें जिसमें हम भी बड़े हुए हैं, हर चीज़ में वो रैंकिंग है, हर चीज़ में वो कंपटीशन है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है अगर हमारी संतान फर्स्ट आ गई, हम फर्स्ट आ गए और हम किसी चीज़ में दूसरे से आगे निकल गए। तो ये दोस्तों मेरे नज़र में सिकनेस है। और इस न्यूरल कनेक्शन को अगर हम बल देते रहे, हम एक्टिवेट करते रहे, अंतर्दृष्टि से दूर जाते रहे, तो शायद हम एक मशीन बनकर रह जाएंगे। और यही वो फीलिंग है जिसने मुझे प्रेरित किया था चैट जीपीटी से वो संवाद के लिए, कि अगर हम खुद को बाह्य फोकस कर लें, सिर्फ बाहर की चीज़ें ही हमारे लिए ज़रूरी है, तो तब तो फिर सारी चीज़ें मैकेनिकल है, फिर मशीन क्यों ना रिप्लेस कर दे हमें, क्योंकि वो ज़्यादा हमसे प्रोडक्टिव होगा। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी सामाजिक हो गई, लेकिन इस चर्चा को करना मेरे हिसाब से इसीलिए ज़रूरी था कि ईगो को हमने कैसे पोषित किया है और आज भी हम कैसे पोषित कर रहे हैं इस सेंटर को, एक मैकेनिकल सी चीज़ को, एक थॉट के क्रिएशन को। ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उद्धार किसी एक व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। हम सब एक कॉमन कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, एक सामान्य मानवीय चेतना है। अगर करप्शन मानवीय चेतना में होगी तो शायद व्यक्तिगत स्तर पर मेरा उद्धार, आपका उद्धार संभव नहीं, इसलिए ये बातें करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई सामाजिक दृष्टिकोण से, और हमने ज़्यादा सामाजिक बातें की। हालांकि मैं वीडियोस में ज़्यादा फोकस रखता हूँ सत्य के डिस्कशन पर, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सत्य का डिस्कशन समाज से हटकर पूरी तरह हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे क्यों हैं उसके लिए मुझे समाज को देखना पड़ेगा, और समाज आज ऐसा क्यों है उसके लिए मुझे इतिहास को देखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, किसी बायस का चश्मा लगाकर नहीं, जो हुआ है वैसा देखना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस चर्चा को हम अगले वीडियोज़ में और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।